Good afternoon to all of you. I am Asim Khan. Today we discuss elements of computer system. Elements of computer system. Elements of computer system की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन 6 एलिमेंट्स होते हैं, पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा है पीपल, चौथा है प्रोसीजर, पांचवा डाटा एंड 6th one is your connectivity. तो बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम. इन 6 एलिमेंट्स में हम जो डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, उनको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करा है उनके बारे में. तो हार्डवेयर के एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है. पहला है इनपुट यूनिट. तो ये जो इनपुट यूनिट होती है, ये जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या ये बोल सकते हैं इनपुट यूनिट जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलिंग दी वेरियस इनपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं हम सभी जानते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल स्कैनर है. लेकिन कुछ इनपुट डिवाइस स्पेशल पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं, जिसमें है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, बारकोड रीडर, जो आज बहुत यूज हो रहा है. तो इनपुट के लिए हमने देख लिया है कि ये जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, अब कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी: कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ड्राइंग टैबलेट, जॉयस्टिक, वेबकैम, बारकोड रीडर. सेकंड जो हार्डवेयर का एलिमेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि हमारा डेटा कैसे फ्लो होगा, उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी सीपीयू. जो सीपीयू होता है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो रहती है, जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, कंप्यूटेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और जो लॉजिकल ऑपरेशन है जैसे लाइक, कंपैरिजन, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है. मेमोरी यूनिट जो है मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. कंट्रोल यूनिट, जैसे इसके नाम से हमें समझ में आता है, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. चाहे वो रीड फ्रॉम मेमोरी हो, डिकोडिंग हो, या एग्जीक्यूशन हो, या फेचिंग हो, उन सभी के लिए कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है. तीसरी जो है आउटपुट यूनिट, जो कंट्रोल करती है आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे कि प्रिंटर, ग्राफिक्स प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, मॉनिटर, ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, जो हमारी इच्छा के अनुसार आउटपुट डिस्प्ले करता है. आउटपुट डिवाइस में हमारी डिस्क ड्राइव, सीडी, पेन ड्राइव, ईयरफोन, फ्लॉपी डिस्क, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब चीजें हमारी आउटपुट डिवाइस में आती हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन,
तो जब भी हम प्रोसेसर को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन ज़रूरी होते हैं एक बेस्ट प्रोसेसर के लिए, और प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है। तो प्रोसेसर, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोसेसर एक चिप होती है और इसका स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम किसी कंप्यूटर को परचेज करने जाते हैं। अगर मान के चलिए मुझे कोई एक लैपटॉप परचेज करना है तो सबसे पहले मैं उसका स्पेसिफिकेशन में प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई करूंगा या रिप्रेजेंट करूंगा कि वो जो प्रोसेसर है किस कंपनी ने बनाया है। अगर इंटेल ने बनाया है तो इंटेल, AMD का प्रोसेसर चाहिए तो AMD, HP का प्रोसेसर चाहिए तो मैं HP लिखूंगा, कॉम्पैक्ट का प्रोसेसर चाहिए तो कॉम्पैक्ट का प्रोसेसर लिखूंगा मैं। तो कौन सी कंपनी ने प्रोसेसर बनाया है यह हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन सी कंपनी का प्रोसेसर चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ऐसे ही सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन में, प्रोसेसर जनरेशन के 7th जनरेशन है, 8th जनरेशन है, 9th जनरेशन है, 10th जनरेशन है। लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर एडवांस होता है जो हमारे करंट कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करके स्पीड फास्ट देता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन है प्रोसेसर का, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर, 1 कोर है, 2 कोर है, 4 कोर है, 6 कोर है, 8 कोर है। जैसे जैसे कोर बढ़ेगी प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ती है। जैसे 1 कोर प्रोसेसर हम ये मान के चल सकते हैं कि 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, 2 कोर मतलब 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, 4 कोर मतलब 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट होते हैं ये कोर बताता है, नंबर ऑफ कोर। इसके बाद जो चौथा स्पेसिफिकेशन है प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी आता है जिसको हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना हम ये मान के चलते हैं बैंडविड्थ ज़्यादा है, उतनी हमें स्पीड ज़्यादा मिलेगी। प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए। इंटेल कोर i3 का चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, i8 चाहिए, हम प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। प्रोसेसर नंबर में अगर मान के चलिए वो AMD का है, इंटेल का है, कॉम्पैक्ट का है, तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसका नंबर क्या है, मॉडल नंबर हमें बताना पड़ेगा। आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट की उसकी बैंड मैनेजमेंट भी बताना पड़ेगी। कई बार ये नॉट एप्लीकेबल होती है, ज़रूरी नहीं होती है। हमें कैशे का साइज भी बताना पड़ेगा कि हमें कैशे कितने चाहिए, 2 MB की चाहिए, 4 MB की चाहिए, 6 MB की चाहिए। एक और एलिमेंट होता है जिसके बारे में जनरली लोग अवेयर नहीं रहते हैं, TDP, थर्मल डिजाइन पावर। जितने ज़्यादा वाट होगा उतना ही हमारा प्रोसेसर पावरफुल होगा, लेकिन पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसके अलावा एक और होता है ग्राफिक्स फ्रिक्वेंसी। हम ये देखेंगे जिसको हम मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में, कि अगर ग्राफिक्स के जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्रोसेसर है या नहीं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही हमारे ग्राफिक्स के फंक्शन को ज़्यादा सपोर्ट करेगा हमारा प्रोसेसर। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप इसको डिटेल में चाहें तो समझ लें। नेक्स्ट है SMPS। SMPS क्या होता है? अगर मैं SMPS की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको हम बोल सकते हैं AC टू DC पावर सप्लाई। क्या बोल सकते हैं? AC टू DC पावर सप्लाई, या हम सिंपली इसको AC पावर सप्लाई भी बोलते हैं, या इसको हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी कह सकते हैं। ये जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है उसका एक मैंने डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करा है। ये स्विच मोड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर होता है पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में होता है आपका इन्वर्टर चॉपर। तीसरी स्टेज में होता है आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर। चौथी स्टेज में होता है आपका आउटपुट
रेक्टिफायर एंड फिल्टर। और जो आउटपुट आता है डीसी का, कई बार हम उस आउटपुट को फीडबैक कनेक्शन के थ्रू, चॉपर के थ्रू, चॉपर कंट्रोलर के थ्रू इन्वर्टर चॉपर को देते हैं। इसको बोलते हैं हम आउटपुट जो इनपुट में गया उसको हम बोलते हैं फीडबैक कनेक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनपुट रेक्टिफायर क्या करता है। तो इनपुट रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेट करंट, एसी को अल्टरनेट करंट को कन्वर्ट करती है पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये पहली स्टेज है। लेकिन हम रेक्टिफायर के साथ, इनपुट रेक्टिफायर के साथ फिल्टर भी यूज करते हैं। फिल्टर का क्रूशियल रोल होता है इनपुट रेक्टिफायर के साथ, क्योंकि फिल्टर आपका एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। जनरली फिल्टर 4 टाइप्स के होते हैं। ये इसलिए यूज किया जाता है कि आपको लो पास बैंडविड्थ देना है, या हाई पास देना है, या बैंड पास देना है, या बैंड रिजेक्ट देना है। तो यहां पर हम फिल्टरिंग करते हैं किसकी, हमारे सिग्नल की, कि हमें कैसे लो पास सिग्नल देना है या हाई पास देना है, ये उस फिल्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका, यहां पर आपने देखा है एक इन्वर्टर चॉपर यूज करा है हमने, जो बेसिकली स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ये जो चॉपर है आप देख सकते हैं, ये एक स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है आपके फिक्स्ड डीसी, ये फिक्स डीसी को क्या करती है, फिक्स डीसी वोल्टेज या पावर को टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज या पावर में कन्वर्ट करती है। ये चॉपर, ये क्या कर रही है, ये स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चॉपर, ये कन्वर्ट कर रही है आपकी फिक्स डीसी वोल्टेज या फिक्स डीसी पावर को वेरिएबल डीसी वोल्टेज या वेरिएबल डीसी पावर में। इसके बाद हमने यहाँ पर एक, इसका जो आउटपुट है इनपुट में गया है आउटपुट ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ईदर रेज और लोअर वोल्टेज एंड करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये क्या करती है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करती है आपके वोल्टेज को और करंट को। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपके वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसके बाद आपने इन्वर्टर जो पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं वापस मैंने यहाँ पर आउटपुट रेक्टिफायर और फिल्टर यूज करा है। तो रेक्टिफायर का फंक्शन चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया है, वो कन्वर्ट करता है आपके एसी को डीसी में, उसका फंक्शन यहाँ चेंज नहीं होगा। और रेक्टिफायर के साथ आप हमेशा फिल्टर यूज करोगे कि कितने लो पास सिग्नल पास कर रहा हो या बैंड पास सिग्नल पास कर रहा हो, ये फिल्टर के थ्रू डिसाइड होता है। अब जो भी हमें डायरेक्ट करंट या डीसी आउटपुट मिलता है वो किस में जाता है, वापस चॉपर में जाता है। और चॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है आपके फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया है एसएमपीएस का, जिसको हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। फीडबैक कनेक्शन जो आउटपुट इनपुट में जाता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक कनेक्शन। तो एसएमपीएस का हमने यूज देखा है कि आप जो आपका वोल्टेज है, जो आपका करंट है, उसको डिफरेंट स्टेज के थ्रू पास करते हैं, जिससे कि जो आपका पावर है वो स्मूथली ट्रांसफॉर्म कर पाओ फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। ये आज मैंने आपके सारे
टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, और आप चाहें तो इस स्लाइड में से आप नोट भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक मैं यही क्लोज करूंगा।